हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेरी जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं सेल साइकिल में। हम लोगों ने इंटरफेस को कंप्लीट किया था, अब हम लोग एम फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एम फेज में बच्चों हम लोगों ने थोड़ा इंट्रो लिया था, तो इंट्रो देते हुए आगे बढ़ते हैं। एम फेज बच्चों हम लोगों ने बात किया कि ये दो फेज में डिवाइडेड होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस भी चार फेज में डिवाइडेड है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो कैरियो एम फेज में एक्चुअल डिवीजन अगर बात करें तो एम फेज में होता है, और ये सिर्फ 5% ड्यूरेशन होता है टोटल सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल का जो 5% टाइम जो सिर्फ एक्चुअल डिवीजन में जाता है, तो 95% कहाँ जाता है? हाँ, 95% जाता है इंटरफेस में। हम लोगों ने बात किया था इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज है जो 95% टाइम को एक्वायर करता है। उसमें आगे देखिए बच्चों कि अगर एम फेज में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में हम लोग बात किए कि इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में डिवाइडेड है। तो ये जब इवेंट चल रहा होता है तो ये देखिए न्यूक्लियस है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो साइटोकाइनेसिस हो गया। एक सेल दो सेल में डिवाइड हो चुकी है। तो ये दोनों इवेंट मिला के हम लोग एम फेज कहते हैं। तो एम फेज, जिसको हम लोग माइटोसिस फेज भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों कि ये किस पार्ट में डिवाइडेड है, आइए एक करके हम लोग समझते हैं। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि यहाँ एक्चुअल सेल का डिवीजन होता है, जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। उसके बाद बात करें कि ह्यूमन सेल में सिर्फ ये अगर 24 आवर में हमारा सेल डिवाइड होता है, तो सिर्फ 1 घंटे यहाँ पे 1 घंटे यहाँ पे यूज होता है, किसमें? एम फेज में। और उसके बाद करें एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फिर हम लोगों ने बात किया कि यहाँ की साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवीजन होगा। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे एम फेज है, गैप वन फेज है, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेसेंट फेज या जी नॉट फेज भी कहते हैं, गैप जीरो फेज भी कहते हैं इसको। ये देखिए क्वेसेंट फेज को पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेल माइटोसिस के बाद सेल डिवाइड कर गया है, एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्या होगा यहाँ पे? अब इसको क्या करना है? इसको डिवाइड करके आगे बढ़ना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ऐसा सेल है जिसको डिवाइड ही नहीं करना है, अब इसको डिवाइड नहीं करना है तो क्या करेगा वो? उसको डिवाइड नहीं करेगा तो वो जी नॉट फिट से एग्जिट मार देता है, निकल जाता है। अब वो इस साइकिल से अलग हो गया, इस साइकिल से अलग हो गया। अब वो सेल डिवाइड नहीं करता है। लेकिन ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। जी नॉट फेट को क्वेश्चन फेज बोलते हैं। अब यहाँ सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, लेकिन डिवाइड नहीं करता। ये कब तक डिवाइड नहीं करता? कि जब तक सेल को डिवीजन की जरूरत नहीं है। आखिर इस फेज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे बहुत से बॉडी के ऐसे ऑर्गन हैं जिसके सेल हमेशा डिवाइड नहीं करती। जैसे बोले हार्ट की सेल है, हार्ट के सेल को हमेशा डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वहाँ की सेल डैमेज नहीं हो रही है तो वहाँ डिवीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए वहाँ के सेल जी नॉट फेज में या क्वेश्चन फेज में पड़े हुए रहते हैं। और बात करें अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम की जो सेल है उसमें डिवीजन ही नहीं होता, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो वो भी हमारे कहाँ पड़े रहते हैं? जी नॉट फेज में पड़ी रहती हैं। तो सेल को जब तक डिवीजन की जरूरत नहीं है, वो गैप वन फेज में, गैप जीरो फेज में पड़े हुए रहते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है कि कुछ आपके हार्ट के सेल हैं जो डिवाइड नहीं करती या ओकेजनली डिवाइड करती हैं, तो इसीलिए वो गैप फेज में पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करती, मतलब सेल का इलाजमेंट नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि जी नॉट फेज में सेल कब पहुंचती है? जी वन से एग्जिट करके जाती है। वो भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो एंड ऑफ जी1, वहां से वो आगे बढ़ती है जी नॉट में। ठीक है, आइए हम लोग माइटोसिस को पढ़ते हैं अच्छे से। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस में जो सेल होता है वो 5 फेज में डिवाइडेड है। कैरियोकाइनेसिस पहले होगी, जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो सेल 5 फेज में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला फेज आएगा प्रोफेज, फिर आएगा मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज, और फिर टेलोफेज आएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए माइटोसिस कहाँ पे होता है, तो आपको बताना होगा माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल में होता है। बोले मियोसिस कहाँ होगा? बोले जर्मिनल सेल, जो गैमीट बनाने वाले सेल होते हैं उसको जर्मिनल सेल बोलते हैं, और सोमैटिक सेल
जो हमारी बॉडी के सारी सेल होते हैं उसको सोमैटिक सेल बोलते हैं। उसको छोड़ के, जर्म सेल को छोड़ के जितने सेल हमारी बॉडी के सब सोमैटिक सेल है और सब में माइटोसिस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सेल डिवाइड तो होता है 1 से 2, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। देख जैसे इमेज देखिए, अगर यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ देखिए एक सेल है। अब इसमें देखिए सेल में क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया है, क्रोमोसोम बन गया है और यहाँ क्रोमोसोम प्लेन पे अलाइन होंगे। यहाँ देखिए क्रोमैटिड स्प्लिट कर गया, क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। देखिए यहाँ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है, ये क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल पहुंच गए हैं। यहाँ देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन गया है, मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है। अब साइटोकाइनेसिस होगा, ये दोनों सेल बन के अपना अलग हो चुके हैं। ये बड़ा अच्छा इमेज है बच्चों, जो आपको समझने में बड़ी आसानी समझाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो माइटोसिस होता है वो डिप्लॉयड सेल में होता है, लेकिन कभी कभी कुछ हैप्लॉयड सेल भी होते हैं जिसमें माइटोसिस होता है। जैसे हमारे कुछ लोअर प्लांट्स हैं, या फिर कुछ लोअर जैसे कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि हनी बी में ड्रोन जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, हमारा हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कुछ इवेंट्स की, मेजर इवेंट की, तो सबसे पहले आएगा प्रोफेज। प्रोफेज का अगर बात करें, ये आपका प्रोफेज का इमेज है। ये आपका मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है और ये टेलोफेज है। तो आइए एक एक करके सारे इवेंट को हम लोग समझते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कैरियोकाइनेसिस के, जो पहला स्टेप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके आगे देखिए सबसे पहले हम लोग प्रोफेज को देखते हैं। प्रोफेज में क्या होगा बच्चों, प्रोफेज में क्या होगा, ये सबसे पहला स्टेप होता है और ये लॉन्गेस्ट स्टेज होता है। अगर हम बात करें अर्ली प्रोफेज, इनिशियल फेज में प्रोफेज को देखिए, इसमें आप देखेंगे यहाँ देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है, लेकिन ये धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू होगा। यहाँ जो क्रोमेटीन है, अब वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, बोले सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा और पोल की तरफ मूव करने लगता है। बोले और क्या होगा, बोले जितने ऑर्गेनल हैं वो क्या करते हैं, डिसअपियर होना शुरू होते हैं। लेकिन अर्ली प्रोफेज में सिर्फ बात करेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, अर्ली प्रोफेज में देखिए टैंगल क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में कंडेंस होने लगते हैं, टैंगल मतलब उलझे हुए। उसके बाद न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम से अटैच होता है, कहाँ पे, एनओआर, नॉर वाला रीजन जो होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन पे आके अटैच होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज की बात करें तो लेट प्रोफेज में देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग डिसअपीयर हो रहा है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में लगभग कंडेंस हो चुका, पूरी तरह कंडेंस नहीं हुआ है। जितने क्रोमेटिड थे वो क्रोमेटिड के फॉर्म में क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं और कंडेंसेशन अभी भी शुरू होने लगता है। ठीक है, सेंट्रियोल पोल की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ से एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। हम लोगों ने बात किया था शुरू में ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर इनवेलप, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, डिसअपीयर होने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। स्पिंडल फाइबर ऑरिजिनेट होता है माइक्रोट्यूबुल से, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन जिसको ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं, वो ऑरिजिनेट होने लगता है और मेटाफेज में जैसे इंटर करेंगे तो स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज, इसको ध्यान रखना है। आगे हम लोग प्रोफेज की बात करके मेटाफेज में जैसे ही पहुंचेंगे तो क्या होगा, मेटाफेज में पहले हम लोग क्या करें, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हट गया, क्रोमोसोम तो बन गया है, स्पिंडल फाइबर भी बन चुका है और वो क्रोमोसोम से अटैच हो चुका है। जैसे ही क्रोमोसोम से अटैच हो चुका है, देखिए क्रोमोसोम से अटैच हो चुका है, क्रोमोसोम अभी भी बिखरा हुआ है, एक प्लेन में अलाइन नहीं है, मतलब क्रोमोसोम बन चुका है, क्रोमोसोम बन चुका है, स्पिंडल फाइबर से अटैच है, मतलब क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे अच्छा फेज कैसा हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम प्रॉपर्ली अच्छे से बन जाता है। फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे ही थोड़ा सा मेटाफेज में एंटर करेंगे, जितने क्रोमोसोम है सब एक प्लेन में अलाइन हो जाएंगे और ये देखिए सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर ऐसे निकल के आपके यहाँ पे अटैच हो गया है। और देखिए यहाँ सेंट्रियोल से रेज जैसे स्ट्रक्चर निकल रहा है, इन्हीं को एस्ट्रल रेज कहते हैं।
सेंट्रियोल देखिए एकदम पोल पे अपना प्रेजेंट है काफी अच्छे से। तो अगर बोले कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मेटाफेज का, बोले प्लेन अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, जिससे मेटाफेज बनता है या क्रोमोसोमल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दी गई, नोट कीजिएगा। कंडेंस हो जाता है कंप्लीटली और उसको माइक्रोस्कोप से बहुत इजीली विजिबल हो जाता है। आगे हम बात करें, क्रोमोसोम कहाँ पे आ गया, इक्वेटर पे आ गया, ये ध्यान रखेंगे, जिससे मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए मेटाफेज प्लेट है, क्रोमोसोम क्या हो गया, आपके इक्वेटर पे आ चुका है। उसके बाद हम लोग बात करें, ये देखिए मेटाफेज प्लेट बन चुका है। आगे देखिए स्पिंडल फाइबर कहाँ बन के क्या हो गया है, देखिए स्पिंडल फाइबर बनने के बाद क्या हो गया, काइनेटोकोर से अटैच हो गया है, प्रॉपर्ली अटैच हो चुका है। अब काइनेटोकोर से प्रॉपर्ली अटैच हो चुका है तो इसका हम यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो काइनेटोकोर है। इसके आगे हम लोग बात करें एनाफेज। तो इस तरह से मेटाफेज हमारा कंप्लीट होता है। अगर एनाफेज की बात करें, एनाफेज को देखिए बच्चों, एनाफेज की सबसे बड़ी बात क्या होती है, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड जो होते हैं, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर अलग हो जाता है, टूट जाता है, और क्रोमेटिड से जो अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और अलग हो आ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं। क्रोमेटिड सेपरेट हो गया है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, सेल की प्लॉइडी भी डबल हो जाती है। बहुत की फैक्टर बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी डीएनए का नंबर जो होता है, क्रोमोसोम का नंबर होता है, वो डिवीजन के बाद भी कैसे रह जाता है, सेम हो जाता है, इसी रीजन के कारण। यहाँ देखिए सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, क्रोमेटिड सेपरेट हो गया, देखिए क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया कि नहीं, 1 2 4 इधर 4 ऊपर, पहले 4 थे अब 8 हो गए। अब ये अपने पोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, देखिए स्पेंडल फाइबर का साइज छोटा होने लगता है, पोल की तरफ जाने लगते हैं, प्लॉइडी डबल हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। शॉर्टेस्ट फेज होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है माइटोसिस का। सेंट्रोमियर वही डिवाइड किया, ईच क्रोमोसोम का डॉटर क्रोमेटिड बन जाती हैं। ठीक है, स्पेंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इक्वेटर की तरफ या अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम मूव करने लग जाता है। देखिए इसको, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये मूव कर गया है, प्लॉइडी डबल हो गई है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। अब टेलोफेज में पहुंचते हैं। जैसे टेलोफेज में पहुंचते हैं तो टेलोफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। रिवर्स ऑफ प्रोफेज क्यों कहते हैं, प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ, गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस डिसअपीयर होते हैं, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही टेलोफेज में पहुंचेंगे, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा। अब क्रोमोसोम क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम क्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होने लगेगा या रीअपीयर हो जाएगा। गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस सारे रीअपीयर हो जाएंगे। मतलब प्रोफेज में जो हुआ था जस्ट उसका उल्टा ही तो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके साइटोकाइनेसिस पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। देखिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन के तैयार है। स्पिंडल फाइबर भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है या कम हो जाता है, क्लस्टर के फॉर्म में अपने पोल पहुंच गया, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में। ठीक है, इमेज में देखते रहिए। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन चुके हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। उसके गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस क्या हो गया, देखिए रीअपीयर हो गया। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। देखिए इसमें स्पिंडल फाइबर आपको नहीं दिखाई देगा, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गए। आपका इस तरह से आपका टेलोफेज कंप्लीट हो गया है। टेलोफेज कंप्लीट होते ही अब हम नेक्स्ट स्टेज आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में बच्चों क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है। साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से होता है। अगर हम एनिमल सेल में, प्लांट सेल में अलग होता है। पहले हम लोग साइटोकाइनेसिस के इवेंट को देखें। न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, न्यूक्लियर डिवाइड करके अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे, और फिर से जैसे डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर वो G1 G2 में जाने शुरू कर देंगे। देखिए इधर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है इसमें, और किसके बाद, टेलोफेज के बाद, और 2 नए सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद बात करें साइटोकाइनेसिस जो एनिमल सेल में होता है, ये दो तरीके, एक आप एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम बात करें एनिमल सेल में,
तो ये एनिमल सेल में ये जो सेल वॉल है, कोई सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से कॉन्ट्रीट करती है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं सेल फॉरो। सेल फॉरो का जो फॉर्म है ये इस तरह होता है, ये क्लीव करती है, फिर देखिए धीरे धीरे अलग होंगे, बाद में नया सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेल फॉरो जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्स्ट्रिक्शन से होता है, ये बाहर से अंदर की तरह होता है, इसे सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सेल फॉरो ये जनरली एनिमल सेल में दिखाई देते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया है, अब साइटोकाइनेसिस होकर नया सेल बन जाता है। अगर प्लांट सेल में बात करें, प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए वेसिकल आते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम आते हैं। यहाँ पे सेल वॉल का, यहाँ पे पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। जब ऐसे होता है तो जैसे लगता है कि एक प्लेट का फॉर्मेशन हो चुका है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। तो साइटोकाइनेसिस जब भी एनिमल सेल में होगा तो हम बात करेंगे क्या, यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जबकि एनिमल सेल में बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्या, सेल फोरो का फॉर्मेशन होता है। तो सेल प्लेट किसमें बनेगा, प्लांट सेल में। सेल फोरो किसमें बनेगा, एनिमल सेल में। सेल फोरो होगा बाहर से अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल। सेल प्लेट देखिए अंदर से बाहर की तरफ, तो ये क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया। आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये हमारा साइटोकाइनेसिस हो गया प्लांट सेल में। ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए आपका सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें गोल्जी बॉडी इकट्ठा होके यहाँ पे इक्वेटर पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी थोड़ा इन्वॉल्व होती है, लेकिन मेनली गोल्जी बॉडी इसमें काम करती है, ठीक है। और बाद में उसमें मिडिल लैमेला बना दिया जाएगा, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बना के कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को इसमें स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद उसके पास सेल वॉल का सेलोज हेमिसेलोज पैक्टिन का डिपोजिशन करा के सेल वॉल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं वो डिफरेंट दोनों पार्ट में इक्वल डिवाइड करके अलग अलग सेल में भेज दिए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। लेकिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, कभी कभी क्या होता है कुछ सेल में सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस तुरंत नहीं होता, तो क्या एक सेल में 2 न्यूक्लियस फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो लगातार कैरियोकाइनेसिस होने लगता है, सेल साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तुरंत, तो एक सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन। तो इसको या फिर सिंसिटियम कंडीशन भी बोलेंगे। सिंसिटियम या मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन एंडोस्पर्म ऑफ लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, व्हेन कैरियोकाइनेसिस नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस देन मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन इज अपीयर। तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसमें होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक बच्चों। इस तरह से हमारा माइटोसिस कंप्लीट हुआ। अब जरा हम लोग माइटोसिस के फायदे के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए लगभग सारे स्टेप है यहाँ पे। डिप्लॉयड सेल है, इंटरफेज है, यहाँ पे देखिए प्रोफेज में यहाँ पे क्रोमोसोम बनने लगा, क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ पहले यहाँ एस फेज में, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई, ठीक है। यहाँ पे सारे एक प्लेन में अलाइन हो गए, मेटाफेज। उसके बाद सेंट्रोमेर डिवाइड हुआ, क्रोमोसोम सेपरेट हुए, अलग अलग हो गए। फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई, फिर सेल साइटोकाइनेसिस शुरू होगा, 2 नए सेल बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल स्टेप था, ठीक है। अब बात करें बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें ये डिप्लॉयड डॉटर सेल में होते हैं, इनको आइडेंटिकल सेल का नंबर बढ़ाना होता है, ये क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर सेल होते हैं सोमैटिक सेल में। फिर बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये ग्रोथ अगर करना है हमारे सेल में, किसी ऑर्गेनल डैमेज हो गई है तो वहाँ नए सेल बनाना, रिपेयर करना है तो वह वहाँ करती है। सेल अगर किसी की ग्रोथ करनी है तो उसमें इसका सेल को नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ भी हमारा माइटोसिस होता है, ठीक है। और मेन काम बोले तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन रखने का भी काम है, क्योंकि जैसे सेल में ग्रोथ होगी साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, उस केस में हमको क्या कराना पड़ता है, माइटोसिस कराना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये माइटोसिस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, ठीक बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू बच्चों।